यहाँ हम देखते हैं कि राजा जंगल में सोया को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे नीचे खाई में अपना दोस्त घायल हालत में मिलता है। अब वो उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर कहता है कि इसे खाई में गिरने के बाद भी उन लोगों ने इसे मारा होगा, तभी तो इसकी हालत बहुत खराब है। अगर ये बहुत दिनों तक होश में नहीं आया तो इसकी मौत हो सकती है। राजा कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरे प्यार को बचाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह भी नहीं की। यहाँ पर मुखिया के आदमी सोया तक पहुँच जाते हैं। अब राजा यहाँ मुखिया से मिलने उसके घर आया होता है। मुखिया कहता है कि सरदार, आपके महल में मेरी बीवी ने जो हंगामा किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरी बीवी को लगा था कि वो जलपरी लोगों को मार रही है, उससे गलती हो गई। राजा कहता है कि जिस आदमी की लाश समुद्र के किनारे मिली थी, हमें उसकी मौत का पता चला गया है। उस आदमी को जहरीली मछली के अंडों से जहर बनाकर खिलाया गया था और ये सब तुमने ही किया है, तुम एक कातिल हो। और तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि इस आदमी के घर से हमें जहरीली मछली के अंडे मिले हैं। अब मुखिया कहता है कि सरदार, ये सब मैंने नहीं किया है, ये किसी की साजिश है, कोई मुझे फंसा रहा है। अब राजा मुखिया की बीवी को भी पकड़वा देता है और उस पर तलवार तान कर कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि सोया कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। अब राजा को सोया मिल जाती है जो किसी कमरे में कैद बेहोश पड़ी थी और उसके पास ही बहुत सारे कीमती मोती भी रखे थे। ये सब देखकर राजा को बहुत दुख होता है। यहाँ बाहर खड़ी मुखिया की बीवी वहाँ मौजूद गांव के लोगों से कहती है कि देखो तुम सब लोग, ये राजा एक कातिल जलपरी को बचाना चाहता है, ये जलपरी हमारे गाँव को बर्बाद कर देगी। और तभी राजा मोतियों की बोल उठाकर उन सभी के ऊपर डाल देता है। अब सभी लोग मोतियों को उठाने लगते हैं। राजा जलपरी को उठाकर वहां से ले जाने लगता है और तभी वो सोया से कहता है कि मुझे एक ख्वाब दिखाई दिया था जिसमें मैंने ये देखा कि तुम्हारा और मेरा दोबारा से जन्म हुआ है और हम दोनों फिर से मिल रहे हैं और तुम मुझसे मिलने बहुत दूर से समुद्र पर करके आई हो। अब सीन को काटकर वहीं से दिखाया जाता है जहां पर जॉन्जे और सिम चियोंग बर्फीली जगह पर स्केटिंग के लिए आए थे और तभी जॉन्जे को वो लम्हा याद आ जाता है जब उसे समुद्र के किनारे होश आया था और तब उसे ऐसा लगा था कि किसी लड़की ने उसके कान में आई लव यू कहा था और इसलिए वो उस आवाज को पहचानने के लिए सिम चियोंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे एक बात कह सकती हो, आई लव यू। अब सिम चियोंग खुश होकर जॉन्जे से कहती है कि अच्छा तो तुमने हार मान ली, तुम मेरे हो गए जॉन्जे। अब जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या तुम, ये कैसी बातें कर रही हो। सिम चियोंग कहती है कि लेकिन मुझे तो किसी ने बताया था कि इसी को प्यार कहते हैं। जॉन्जे कहता है कि किसने बताया है तुम्हें, कौन है वो इंसान। सिम चियोंग जॉन्जे के बारे में ही सोचकर कहती है कि है कोई बहुत अच्छा इंसान जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जॉन्जे कहता है कि कोई लड़का था क्या, होगा कोई पागल थरकी, और तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, समझी तुम। सिम चियोंग कहती है कि तुम उसे बुरा क्यों कह रहे हो, वो बहुत अच्छा इंसान है। जॉन्जे कहता है कि तो जाओ उसी के पास चली जाओ, मेरे साथ क्या कर रही हो। और सुनो, मैंने बस कुछ जानने के लिए तुमसे आई लव यू कहने को कहा था, तुम तो गलत समझ रही हो यार। अब सिम चियोंग उसे आई लव यू कहने लगती है। जॉन्जे कहता है कि अब बस भी करो। सिम चियोंग कहती है कि फिर से कहूँ क्या आई लव यू। जॉन्जे कहता है कि अब बस भी करो यार, पागल हो क्या तुम। अब वो दोनों घर आ जाते हैं। उन्हें साथ आता देखकर नमदू कहता है कि तुम दोनों डेट पर गए थे क्या। ये सुनकर ताए ओह को जलन होने लगती है। वो जॉन्जे की तरफ घूर कर देखने लगता है। जॉन्जे कहता है कि ये क्यों मुझे घूर रहा है और फिर वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। यहाँ जॉन्जे को अब नींद नहीं आ रही थी, वो सिम चियोंग की बातों को याद करके बेचैन हो रहा था। अब वो सिम चियोंग को आवाज लगाने लगता है और कहता है कि ओए ऊपर वाली, सो गई क्या तुम। ये सुनकर सिम चियोंग जल्दी से नीचे आने लगती है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि ये बताओ कि तुम अब भी उस इंसान से मिलती हो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। सिम चियोंग कहती है कि हाँ। अब जॉन्जे को उससे जेलसी होने लगती है। वो कहता है अच्छा ये बताओ कि वो देखने में कैसा है। सिम चियोंग जॉन्जे के चेहरे को देखकर कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें चमकीली हैं। जॉन्जे कहता है कि वो देखने में लड़कियों जैसा लगता है क्या, और तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके सीने में दिल नहीं होता, समझी तुम। अच्छा ये बताओ कि तुमने उस कमीने लड़के से आई लव यू भी कहा था क्या। सिम चियोंग कहती है हाँ कहा था। अब जॉन्जे गुस्से में कहता है कि क्या तुम हर किसी से आई लव यू ही कहती रहती हो क्या, और अब चलो जाओ यहाँ से, ऊपर नीचे क्यों आकर बैठ गई हो और उसी लड़के के पास क्यों नहीं चली जाती, तुम यहाँ कर क्या रही हो। अब जॉन्जे सो रहा होता है और तभी उसे ख्वाब में वही सब दिखाई देता है जो उसके दोस्त के साथ पिछले जन्म में हुआ था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब वो अपने अंकल के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिखते थे, और अब वो अंकल को कॉल लगाने लगता है। यहाँ मा डे यंग जॉन्जे के अंकल की कार का एक्सीडेंट कर देता है ताकि लोगों को लगे कि उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई है। यहाँ जॉन्जे के पिता को पता चलता है कि उसके ड्राइवर का नशे की हालत में एक्सीडेंट हो गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। अब उसका लड़का कहता है कि लेकिन वो तो कभी ड्रिंक भी नहीं करते। अब वो अपनी माँ को शक की निगाहों से देखने लगता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर होंग मा डे यंग को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि तुम उस लड़के को क्यों नहीं पकड़ पाए जो लोगों को लूट रहा है। ये ऑफिसर जॉन्जे के बारे में ही बात कर रहा है। अब होंग कहता है कि सर मैं उसे भी जल्दी ही पकड़ लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ ये तीनों चाशिहा की भाभी को लूटने का प्लान बना रहे हैं कि कैसे उसके पैसे लूटने हैं, लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता कि वो औरत चाशिहा की भाभी है। और तभी अचानक से सिम चियोंग वहाँ आ जाती है। वो उनसे कहती है कि क्या तुम सब कहीं जा रहे हो। जॉन्जे कहता है कि हम सब काम पर जा रहे हैं।
सिम चियोंग कहती है कि अच्छा तो क्या काम करते हो तुम। अब ये सुनकर तीनों का मुंह बंद हो जाता है। जॉनजी कहता है कि हम देश के लिए काम करते हैं और जो लोग लालची होते हैं और जिनके पास हराम का पैसा होता है हम उसके पैसे को सही ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। अब सिम चियोंग कहती है कि ओ अच्छा तो तुम एक सरकारी एम्प्लॉय हो। जॉनजी कहता है नहीं हम वो नहीं है। सिम चियोंग कहती है कि अच्छा तो तुम उससे भी ज्यादा बड़ा काम करते हो और इतना कहकर वो खुश होने लगती है। यहाँ जॉनजी के घर से बाहर निकलते ही पुलिस वहाँ आ जाती है। मा डे यंग भी वही होता है और फिर पुलिस मा डे यंग को देख लेती है और फिर उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो चालाकी से पुलिस से बचकर निकल जाता है। यहाँ एक बच्ची को कुछ छोटी लड़कियां मार रही होती है और तभी सिम चियोंग आकर उस लड़की को बचा लेती है और वो उससे कहती है कि तुम इस बेचारी को परेशान क्यों कर रही हो। ये लड़की वही है जिसने सिम चियोंग को पैसे देकर उसकी मदद की थी। इसका नाम टीना है। अब वो दोनों शॉप पर बैठी सूप पी रही होती है। टीना सिम चियोंग को बताती है कि उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है। यहाँ ये लड़की अपनी माँ को आकर सब बता देती है। दरअसल ये लड़की जिनजू की बेटी है। अब जिनजू अपनी बेटी को लेकर सिम चियोंग के पास आ जाती है और उसे बाहर आने को कहती है और तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है। वो अपने दिल में कहती है कि कौन ये लड़की, इसका हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है और इसकी लुक तो सबसे अलग और खूबसूरत है। आखिर कौन से सैलून से बाल बनवाए होंगे इसने। अब वो उसके कपड़ों को देखने लगती है और कहती है कि इसके कपड़े तो सबसे अलग हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं इस पे। इसका डिजाइनर आखिर कौन है। अब वो उसके 2 डिजाइन के जूते देखने लगती है और कहती है कि इसने तो हील्स भी अलग अलग डिजाइन की पहन रखी है। आखिर मैंने पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। अब वो सिम चियोंग से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। सिम चियोंग कहती है कि तुम्हारी बेटी टीना को परेशान कर रही थी, मैंने उसे मारा नहीं था, बस समझाया था। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी जिनजू से कहती है कि रुको जरा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है और मुझे सच बताना, ये मत कहना कि ये मेरी नेचुरल स्किन है। दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।